हुक ने 1665 में एक चांस ऑब्जर्वेशन की जब वो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामिन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि कॉर्क का स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को नाम दिया सेल्स, जिसका मतलब लैटिन में एक छोटा कमरा होता है। हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है। ये अनियन पील का एक टेम्पररी माउंट है। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये है अनियन पील के सेल्स। क्या ये स्ट्रक्चर्स एक जैसे नहीं हैं? जी हाँ, ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक जैसे हैं। सारे अनियन के सेल्स मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर अनियन बल्ब बनाते हैं। अनियन के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनियन पील में सारे सेल्स एक जैसे लगते हैं। ये सेल्स अनियन बल्ब के बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं। इनफैक्ट न केवल अनियन, हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास देखते हैं वो सब सेल से बने हैं। 1674 में ल्यू वेन होक ने पहली बार लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर में देखे, एक इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से। इसके बाद 1838-39 में श्लीडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी, जिसको फर्दर एक्सपैंड किया विर्चाउ ने 1855 में। सेल थ्योरी कहती है सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हैं। सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है। सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवीजन अंडरगो करते हैं और अपने जैसे नए सेल्स बनाते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक सेल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है न्यूक्लियस। आइए इस मॉड्यूल में न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होता है और सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उन स्ट्रक्चर्स में से एक है जो न्यूक्लियस को बनाती हैं। न्यूक्लियस के दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरे सब न्यूक्लियर कंपोनेंट्स जैसे कि न्यूक्लियोलस और सेल का जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल अलाउ करते हैं न्यूक्लियस के अंदर से बाहर साइटोप्लाज्म की तरफ। तो न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट अलाउ करता है। न्यूक्लियस के अंदर फीचर्स की इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जीन कहलाता है। नॉन डिवाइडिंग सेल में डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है, जो कि एंटेंगल्ड मास लगता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का। सेल डिवीजन के समय ये क्रोमैटिन मटेरियल रॉड शेप स्ट्रक्चर्स की तरह ऑर्गेनाइज हो जाता है, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आइए अब सब न्यूक्लियर बॉडी के बारे में जानते हैं। ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस डेंस डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि मेनली राइबोसोम्स की असेंबली में इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियोलस की कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती और ये आरएनए और प्रोटीन्स में रिच होता है। जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, वैसा प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। इनमें
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है और उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियोइड कहलाता है। आइए अब न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानें। न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर माना जाता है। न्यूक्लियस का सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में सेंट्रल रोल होता है। न्यूक्लियस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। हम जानते हैं कि सेल न केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल यूनिट है बल्कि फंक्शनल यूनिट भी है। सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेशलाइज्ड सब यूनिट्स स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और ये सब यूनिट्स सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनल्स के बाहर मेम्ब्रेन होती है जो कि ऑर्गेनल्स के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। ये मेम्ब्रेन अलग अलग टाइप्स की सेलुलर एक्टिविटीज को भी एक दूसरे से सेपरेट रखती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि इसको प्रोकैरियोटिक सेल से अलग बनाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, lysosomes, vacuoles etc. हम इस ऑर्गेनल के बारे में बाद के मॉड्यूल्स में जानेंगे। हम ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। आइए अब एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER के बारे में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनल है जो एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाता है इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का जो कि साइटोप्लाज्म का ज्यादातर हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं। ER का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ सिमिलैरिटी दिखाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। आइए अब इन दोनों टाइप्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर बहुत सारे ग्रेन लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स इन रेटिकुलम को एक रफ अपीयरेंस देते हैं जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। इसकी मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर लेयर के साथ। RER के सरफेस पर जो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होती हैं और इसके बाद रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोटीन अलग अलग प्लेसेस में ट्रांसफर किया जाता है। ये ट्रांसफर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाता है। आइए अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानें। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस स्मूथ होता है। ये फैट या लिपिड मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में मदद करता है जो कि सेल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ये भी न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्टेड होता है। SER का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ये इंक्रीज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है कि एंजाइम्स और उनके प्रोडक्ट्स की एक्शन और स्टोरेज के लिए जो कि अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए वाइटल हैं। ER द्वारा सिंथेसाइज किए गए कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में यूज होते हैं। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। आइए अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करें। ये सेल के साइटोप्लाज्म को कंपार्टमेंटलाइज करते हैं
जिससे सेल स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है स्पेसिफिक चेंबर्स में। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को ताकि सेल अपनी शेप मेंटेन रख सके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक चैनल की तरह एक्ट करता है ताकि मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट हो सके साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन्स में, या ये मटेरियल्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट हो सके। वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल्स में SER एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग और पॉइजन्स की डिटॉक्सिफिकेशन में। Let us get familiar about another membrane bound के बारे में जाने गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका नाम इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जाई के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसको 1897 में आइडेंटिफाई किया था। गोल्जी एपरेटस ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। गोल्जी एपरेटस एक डिस्क शेप्ड ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का सिस्टम होता है जो कि आपस में पैरेलल अरेंज होते हैं फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह, जिन्हें हम सिस्टर्ने कहते हैं। प्लांट्स में हम इंडिविजुअल सैक को कभी कभी डिक्टियोसोम कहते हैं। इनकी मेम्ब्रेन्स के ज्यादातर कनेक्शंस ER की मेम्ब्रेन से होते हैं और ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। आइए अब गोल्जी एपरेटस के अलग अलग फंक्शंस के बारे में समझें। इस ऑर्गेनेल का एक सेल में क्या फंक्शन है? ये वेसिकल्स में स्टोर, मॉडिफाई और पैकेज करता है मटेरियल्स को जो ER के पास या गोल्जाई बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। गोल्जाई एपरेटस अलग अलग मटेरियल्स की पैकेजिंग और डिस्पैच में इन्वॉल्व होता है। ये पैकेजिंग और डिस्पैच सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ होता है। गोल्जी एपरेटस सिंपल शुगर्स से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस की भी साइट है। गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है, जहां पर रिलीज्ड वेसिकल्स लाइसोसोम्स बनाती हैं। Let us learn about another इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम के बारे में जानें। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि RER बनाता है। लाइसोसोम्स इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के लिए यूकैरियोटिक सेल्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइसोसोम को बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डे डूवे ने 1949 में डिस्कवर किया था। आइए अब लाइसोसोम्स का रोल यूकैरियोटिक सेल में समझें। सेवरल मेजर फंक्शंस, आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक फूड पार्टिकल्स जो वैक्यूल्स में एनवायरनमेंट द्वारा लिए जाते हैं, इनकी डाइजेशन होती है। लाइसोसोम्स किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जैसे वायरस, बैक्टीरिया या कोई और टॉक्सिक मॉलिक्यूल इन्हें डाइजेस्ट करते हैं, इनको हाइड्रोलाइज करके। लाइसोसोम्स वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करते हैं और सेल को क्लीन रखते हैं। जब कभी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस होती है या सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं और एंजाइम रिलीज करके पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को सेल के सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इतने सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी कहां से आती है? आई एम श्योर आप ये जानना चाहेंगे। आइए अब एनर्जी जनरेटिंग सेल ऑर्गेनेल के बारे में जानते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस या स्टोरेज बैटरीज भी कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। दोनों मेम्ब्रेन्स में से आउटर मेम्ब्रेन एक्सट्रीमली पोरस होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है।
जिससे एक लार्ज सरफेस एरिया बनता है एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया यूनिक ऑर्गेनेल्स हैं क्योंकि इनके अपने डीएनए और राइबोसोम्स हैं, जिनकी मदद से ये अपने खुद के प्रोटीन्स बनाते हैं। और एक जरूरी बात नोट करने वाली ये है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन की भी साइट है। प्लास्टिड्स साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि मोस्टली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। इनमें बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं जो कि स्ट्रोमा नाम के मटेरियल में एम्बेडेड होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स में भी डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। प्लास्टिड्स मेनली दो टाइप के होते हैं। ये हैं क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड प्लास्टिड्स और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि कलरलेस प्लास्टिड्स। आइए अब दो टाइप के प्लास्टिड्स को ब्रीफली डिस्कस करें। क्रोमोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्टिड्स कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स जिनमें क्लोरोफिल का ग्रीन पिगमेंट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरी तरफ ल्यूकोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्टिड्स कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें मटेरियल्स जैसे कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल स्टोर्ड होते हैं। आइए अब एक और सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल्स के बारे में जानते हैं। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए स्टोरेज सैक्स की तरह काम करते हैं। वैक्यूल्स का फॉर्मेशन मल्टीपल मेम्ब्रेन वेसिकल्स की फ्यूजन से होता है और इनका स्ट्रक्चर सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करता है। एनिमल सेल में बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये वैक्यूल्स सिंपली स्टोरेज वेसिकल्स की तरह फंक्शन करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजल में सिलेक्टेड प्रोटीन्स और लिपिड्स का टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। वैक्यूल्स का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक डिफरेंट रोल होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम में फूड वैक्यूल होता है जिसमें वो फूड स्टोर्ड होता है जो एनिमल ने इंजेस्ट किया है और इसके बाद ये फूड डाइजेस्ट होता है। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर और वेस्ट को सेल से बाहर निकालने में। प्लांट सेल में बड़े साइज के वैक्यूल्स होते हैं जिनका नंबर कम होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल सेल सैप से भरे होते हैं जो कि सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे सब्सटेंस जो प्लांट सेल की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स वैक्यूल्स में स्टोर्ड होते हैं।